क्लास स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन सेशन में मैं नहीं थी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप लोगों से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं? होता है ना कि भाई फ़लाँ स्टूडेंट फ़लाँ दोस्त ने पढ़ा था, भाई ने पढ़ा था, बहन ने पढ़ा था मुझसे। तो आप लोगों में से कोई जानता है? उमर हैदर। अच्छा, आप कैसे जानते हैं भाई, किसने पढ़ा था? कब? अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते ही हैं। चलें, तो माय नेम इज़ ज़ैनब ज़िया, और थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ आप लोगों को और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। ये सिर्फ इसलिए होता है कि थोड़ा सा हम जो है वो आपस में जान लें, ठीक है। स्पेशली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जिससे पढ़ रहे हैं वो सेफ़ हैंड्स में है, ठीक है। यानी कोई ऐसा टीचर है जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, ताकि जब आपको भी पता चलता है तो आप थोड़े टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ ठीक है। अच्छा, आप अपेयर नहीं हो पाए थे, ठीक है। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन तो मेरी जो है वो आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डबल गोल्ड मेडलिस्ट। अब ये डबल से क्या मुराद है? डबल से ये मुराद है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में मेरे गोल्ड मेडल रह चुके हैं, फ़र्स्ट पोजीशन रही है मेरी। प्लस करंटली जो है मैं एमफिल कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में IOBM से। वो इन प्रोसेस है कि मेरा थीसिस जो है वो बस इस वक्त चल रहा है, लास्ट स्टेज आप कह लें कि लास्ट ईयर है मेरा, कोर्स वर्क कंप्लीट है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह एमफिल भी कंप्लीशन के प्रोसेस में है। तो ये तो हो गई क्वालिफ़िकेशन। और अगर एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँ थोड़ा सा आप लोगों से, तो मोर देन 5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे CA इंडस्ट्री में। 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और 5 साल से जो है वो मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। पहले जो है वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो कैफ़ में होता था, कैफ़ 2 आपका। उसके बाद अब जो है ना वो ICAP ने क्या किया उसको कि इकोनॉमिक्स को PRC लेवल पे लेकर आ गया है, ठीक है। और अब तो आगे आपको पता है न्यू स्कीम में तो मर्ज हो रहा है इकोनॉमिक्स बिजनेस के साथ ना। तो 5 साल से ज़्यादा मेरा जो है वो CA इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस है। प्लस मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा रही रिसेंटली, बट मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। और करंटली CA के अलावा जो है मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मेरा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा मासूम सा, ठीक है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह CA में एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और जो स्टूडेंट्स जानते हैं, जो सुना के आए हैं इधर उधर से, उनको पता होगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ तो अच्छा, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑनलाइन है, बहुत मज़ा आता अगर आप सब जो है वो इस वक्त फ़िज़िकल ऑन कैंपस होते तो एक अच्छा इंटरेक्शन रहता। अगर तो आप लोग में से जो स्टूडेंट्स कराची से ही हैं, वो मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप क्लास में आएंगे तो वो एक अच्छा इंटरेक्शन रहता है, मज़ा आता है। टीचर को भी मज़ा आता है, स्टूडेंट्स को ख़ुद भी मज़ा आता है,
ठीक है। पढ़ने में वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ऑनलाइन में आप स्क्रीन देख रहे हो तो वो बात नहीं आ पाती है, ठीक है। जो कराची से नहीं हैं और इस वक्त कहीं और से क्लास ले रहे हैं, जैसे कह रहे थे मीरपुर ख़ास से आई थिंक क्लास ले रहे हैं शायद, अगर आप मीरपुर ख़ास से क्लास में ऑब्वियसली आपके लिए आना पॉसिबल नहीं है, बट जो कराची से हैं कोशिश करें कि अगर आप कैंपस आके क्लास लें तो एक बड़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा इंटरेक्शन भी रहेगा। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इस सब्जेक्ट के पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे, PRC 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है वो आप में से उमर के अलावा और तलहा के अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ुबैर और कौन है भाई हमारे साथ, मोहम्मद अली, किरण, जसीम और अहमद अली, आप सब स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं। और आपका क्या नाम है? महानूर। महानूर, आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो पहले, यानी कॉमर्स बैकग्राउंड है? नहीं, प्री मेडिकल, माशाल्लाह। हाँ जी, आप लोगों के क्या मेडिकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग से हो या फिर कॉमर्स से हैं? हमारे पास स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। ये सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले क्यों आते हैं सीए में? अभी तक नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओहो हो, अच्छा जी। चलें, यानी बिल्कुल एक जो है वो आप समझ लें कि न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। चलें ठीक है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारा जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या, इस पे तो बात करते ही हैं। थोड़ा सा मैं सिलेबस और पेपर पैटर्न के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा बता दूं कि अगर हम अपने PRC 3 के सिलेबस की बात करें तो आईकेप की जो बुक है, जो स्टडी टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। और आउट ऑफ दीज 13 चैप्टर्स जो आपके स्टार्टिंग का पहला चैप्टर तो आप कह लो कि इंट्रो में आ जाता है, लेकिन चलें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब जाहिर है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई उसको नहीं पता कि व्हाट डू वी मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रो। जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं आपके तकरीबन कितने बन जाते हैं, 9 चैप्टर्स। अच्छा, ये भी बस आप यूँ समझ लो कि माइक्रो के अंदर हम थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको इतना तो आइडिया होगा ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से ही निकला है, यानी इकोनॉमिक्स में हम अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो जब हम अपनी पूरी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे होते हैं। तो ये टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और इसके लिए जो बुक हम फॉलो करेंगे वो ऑब्वियसली आईकेप की अपनी बुक, अपनी स्टडी टेक्स्ट है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगी ग्रुप में, ताकि आप सबके पास एटलीस्ट इसकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी हो। हार्ड कॉपी में अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस हमसे PDF में नहीं पढ़ा जाता, मुश्किल होती है, तो वो स्टूडेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह दिखा दूँ, तो ये आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं अपने इस टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम होती है जब हम अपना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इट्स इंट्रोडक्शन, कि भाई इकोनॉमिक्स व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, ठीक है ना। एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो बात ये है कि जब आप कोई बुक रीड करते हैं तो वो बुक जो है वो आपकी बड़ी जो है वो डिटेल में लिखी हुई होती है, ठीक है ना। और क्लास का टाइम ज़ाहिर है हमारे पास इतना नहीं होता कि हम एक एक लाइन को रीड करें और वो सब करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हर चैप्टर की जो है वो स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली, ठीक है। जैसे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसकी मैंने स्लाइड्स जो हैं वो ओपन कर ली, ठीक है ना। अब ये स्लाइड्स में आप देख रहे हैं
कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको मैंने जो है ना वो एक तरफ कर लिया है। तो एक तरीके से समरी नोट्स आप कह लें कि जो आईकेट की अपनी स्टडी टेक्स्ट है उसके मैंने समरी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अच्छा, फ़ौरन से एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि मिस अगर हम सिर्फ समरी नोट्स ही पढ़ लें, ठीक है ना, तो और मैं हमेशा से उसका एक ही जवाब देती हूँ कि एक टीचर कभी भी आपको इस बात की एडवाइस नहीं करेगा कि आप जो है वो लिमिटेड स्टडी करें, ठीक है ना। आपको टीचर हमेशा यही बोलेगा कि ज़्यादा बेहतर ये कि आप बुक रीड करो। तो ऑब्वियसली जब आप बुक रीड करते हो उसमें एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे जाकर इन केस आपको लगता है कि यार बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है, हर सब्जेक्ट पे की तरफ से प्रेशर है और मिस बिल्कुल बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समरी नोट्स भी आपका काम कर देंगे, ठीक है ना। बट अभी स्टार्ट से ही आपने ये काम नहीं करना कि आप अभी से जान छुड़ाने की कोशिश कर लो कि भाई बस मैं समरी नोट्स ही पढ़ लूँगी, ठीक है। तो अभी आपने स्टार्ट से कोशिश करनी है कि आप स्टडी टेक्स्ट ही रीड करिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई समरी नोट्स आपको जो है ना, इससे मैं क्लास में आपको जो है वो पढ़ाया करूँगी। अब असल बात यह आती है कि जो हमारा पेपर है, आप लोगों को पता है कि पीआरसी के अंदर जो पैटर्न है वो किस तरीके का होता है कि हमारे पास MCQs बेस्ड पेपर आएगा, ठीक है ना। तो MCQs बेस्ड हमारा पेपर होगा और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और कितने MCQs आएंगे भाई, 50 MCQs आएंगे, यानी ईच MCQ कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। 50 MCQs होंगे जिसमें सम टाइम 1-2 ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली MCQs ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये 50 MCQs हैं। तो असल में बात जो है ना, हमें जो तैयारी करनी है वो ये MCQs की। अच्छा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वो प्रॉपर क्लास ले रहा है, समरी नोट्स भी पढ़ रहा है, स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ रहा है, लेकिन वो MCQs की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसके लिए पेपर पास करने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मिनिमम। यानी आप देखें कि सुनने में आपको अजीब सी ये बात लगेगी कि भाई मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन जब मैं उसी कॉन्सेप्ट के आपको कोई 10-20 MCQs दूंगी तो आप स्टक होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि जब MCQs आते हैं तो वो बहुत तरीके से पूछे हुए होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये कि भाई पेपर में MCQs आना है तो हमें MCQs की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे पास कोई प्रैक्टिस मटीरियल होना चाहिए जिसको हम अच्छे से सॉल्व करें और जिससे हमारा माइंड खुले ना कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। उसके लिए जो मैंने काम किया है वो ये है कि आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि मैं जो है वो चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करती हूँ विद आंसर कीज ऑब्वियसली। तो ये आप देख रहे हैं 114। तो ये चैप्टर 1 हमने रीड करा और फिर जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर हम क्या करेंगे, MCQs पे आएंगे। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद MCQs पे आ रहे हैं, क्योंकि वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने क्या किया, जैसे आज ही की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप शुरू के 10 to 15 MCQs सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पहले खुद से घर जाके खुद से कॉन्सेप्ट रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि मिस फला MCQs में हमें प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, हमें समझ में नहीं आया, हम उसको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि एकदम बर्डन भी नहीं आएगा। अगर चैप्टर ख़त्म करने के बाद बैठेंगे 100 MCQs करने के लिए तो ऑब्वियसली वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला काम हमने क्लास में डिस्कशन करी, ठीक है, PPT स्लाइड से। दूसरा काम हमने साथ साथ MCQs सॉल्व करने हैं। तीसरा काम क्या है आपका कि आप लोगों के मैं क्विज़ कंडक्ट करूँगी, ठीक है, आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है ना। जैसे ही चैप्टर एंड होगा मैं आप लोगों को पहले से बोलूँ या नहीं बोलूँ, ये बिल्कुल आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि चैप्टर एंड होगा तो मिस क्विज़ कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो हम क्विज़ डिसाइड कर लेंगे कि फिज़िकल लेना है, जैसे अगर ऑन कैंपस बच्चे ज़्यादा होते हैं, और अगर वैसे तो फिर हम ऑनलाइन कंडक्ट कर लेंगे, जैसे भी फिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो क्विज़ होगा जिससे आप लोगों को, अच्छा क्विज़ देना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने देखा कि कोई स्टूडेंट है जो कि क्विज़ेस को अटैम्प्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसकी जो है ना वो पोर्टल मैंने अपनी इकनॉमिक्स का बंद करवा देना है,
ठीक है ना। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स क्विज दें। जितना क्विज दोगे आप लोगों की अपनी प्रिपरेशन होगी, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों का अपना फ़ायदा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई अभी अभी की बात है। उसके बाद क्या होता है कि अब पेपर होने वाले हैं, ठीक है ना। और आप कहते हैं कि मिस आपने हर चैप्टर्स के 100-150 MCQs दिए हुए हैं, आप पेपर से 10-15 दिन पहले या कुछ टाइम पहले अगर हम बैठेंगे तो इतने MCQs की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। तो आप कोई ऐसे MCQs बता दें जो कि पेपर में आते हों बहुत ज़्यादा ना, जिससे हमारा पेपर पास हो जाए, ठीक है ना, वो वाली बात होती है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपको जो है ना वो अभी नहीं, थोड़ा सा जब हमारे पेपर करीब होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक फ़ाइल दूंगी, हार्ड कॉपी में भी वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगी। ये मैंने कहा है इसको PRC3 इम्पॉर्टेंट MCQs फाइल, ठीक है। यानी ये वो MCQs हैं जो पेपर में आए हुए हैं और जो फ्रीक्वेंटली आते हैं पेपर में। और ये भाई आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से कि अगर आप इस पूरी फाइल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए पहले चैप्टर में इसमें कितने MCQs हैं, ये वो सारे MCQs हैं जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। इनकी तकरीबन जो है ये कितने बनते हैं, ये 100 नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये तकरीबन 50 to 60 होंगे। हाँ, तकरीबन ये कितने हैं। अच्छा, ये भी अच्छा खासा एक वो हो गया क्योंकि ऑब्वियसली ICAP हर अटैम्प्ट में न्यू MCQs ऐड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर टाइम में एक ही MCQ रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तकरीबन 66 MCQs हैं, तो भाई चलो 114 से थोड़े से कम हो गए, ठीक है ना। आगे चैप्टर से, अच्छा ये फर्स्ट चैप्टर से क्योंकि थोड़े ज़्यादा आ रहे होते हैं कुछ पार्ट से, हाँ ज़रूरी नहीं है हर चैप्टर के इतने हो, जैसे सेकंड चैप्टर के थोड़े से कम है, थर्ड चैप्टर के और भी कम है थोड़े से, ठीक है ना। तो कहने की बात ये कि ये वो फाइल होगी जिसको अगर आपने समझ के प्रिपेयर कर लिया, इसकी तैयारी कर ली, तो आपका पेपर पास है, आपका पेपर क्लियर है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारा जो तरीक़ेकार होगा वो ये रहेगा, ये सीक्वेंस है, ये पूरा थ्रू आउट हमारा चलेगा कि पहले हम क्लास में कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके MCQ सॉल्व करेंगे, देन हम क्विज़ कंडक्ट करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन हो जाए, और लास्ट में तकरीबन 1 मंथ जब रह जाएगा पेपर में तो फिर मैं ये आप लोगों को फ़ाइल दे दूँगी। पहले से क्यों नहीं देती, क्योंकि स्टूडेंट फिर इसी फाइल पर फोकस कर रहे होते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व नहीं करते, वो बोलते हैं बस बाकी छोड़ो इसी की प्रिपरेशन कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ICAP इसके एक ही के MCQ से उठा के दे, तो आपको एक माइंड ओपन होना चाहिए कि भाई किसी भी तरह का MCQs आ जाए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा आखिर में दूँ। ये पूरा तरीक़ेकार है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है जहन में, कुछ भी पूछना है, किसी भी तरह का कोई बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी मानूर, आप कुछ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात जो पूछना चाहते हो, या आप में से कोई? नो क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ गया कि हम कैसे लेकर चलेंगे चीज़ों को। चलें, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो आपके प्री इंजीनियरिंग जो है और प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है उनके लिए। और आप मे में टाइम क्यों दे रहे हैं, इसकी कोई रीज़न? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर आपने इकनॉमिक्स आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो। आपने पहले पढ़ा है, अच्छा कहीं और से पढ़ा है या इंटर कॉमर्स करके आ रहे हो? अच्छा, मोहम्मद अली क्रिसन से पढ़ा है, अच्छा। तो नहीं, मैं अली से बात कर रही हूँ। देखिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ में प्रिपरेशन नहीं हो सकती इस सब्जेक्ट की, ये बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को खुद जो अगर कोई इस तरीके का कोई सोच रहा है, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। अभी आप लोग जब मैं स्टार्टिंग के मई से पहले ही ज़ाहिर है हमारे 3 से 4 चैप्टर्स तो हो जाएंगे। जब उनके क्विज़ होंगे तो आपको अपना रिजल्ट देखकर खुद आइडिया हो जाएगा कि आप
अटैम्प्ट दे सकते हो या नहीं दे सकते। अगर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, नहीं दिया जा सकता, देखें खाली एमसीक्यूज सॉल्व नहीं, एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप क्विजेस अटैम्प्ट करना, अगर आपके क्विज अटैम्प्ट आप करते हो और आपके मोर देन 50% मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप अटैम्प्ट देकर देख लो। अदरवाइज़ ये अपना मोरल डाउन करने वाली बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और फिर भी आप मतलब चलो दे देते हैं पेपर, और इन केस आपका नहीं क्लियर हो पाता तो फिर स्टूडेंट का मोरल एकदम से वो हो जाता है कि यार पेपर नहीं क्लियर हो पाया। तो ज़्यादा बेहतर है कि जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक ना दो। फ़िलहाल तो अभी एक महीना है ना, अभी आपके 1 महीना नहीं तो चलो 20 दिन तो हैं आपके पास, तो इसमें 1 से 2 चैप्टर्स तो हो जाएंगे ना। उसके क्विजेज़ आप दो, आप देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको देना चाहिए या नहीं। चलिए जी, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की टर्म पे बात करते हैं। तला, इकोनॉमिक्स का वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? सब कुछ दिमाग से निकाल के आए हो? तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स की टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस। यार तलहा एक काम करोगे, किसी को बोलो पानी ला दो। तुमने पढ़ा हुआ है नहीं, इसलिए बोल रही हूँ। ओइकोनोमोस का क्या मतलब है? ओइकोनोमोस का मतलब है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी कॉपी नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो आपकी फ़ाइल है जिस पर मैं इस वक्त नोट कर रही हूँ, ये इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूँगी, तो अगर कोई मिस भी हो जाता है लिखने से तो फिर आप लोग आराम से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक तरीके से मतलब निकला होम मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स का होम मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन बनता है? तो देखिए, अगर हम अपने घर को देखते हैं तो हमारे घर कौन मैनेज कर रहा होता है? हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पेरेंट्स जो घर मैनेज करते हैं वो मेनली उस मैनेजमेंट में एक चीज़ आ जाती है आपकी फाइनेंस, ठीक है, कि भाई किस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर्स को देखना है कि भाई कितनी इनकम है, उस इनकम को कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ठीक है ना। ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पेरेंट्स को फेस करने की पड़ती है, और जो एक कंस्ट्रेन पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं हमारे, वो ये कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। सी होता है ना कि भाई हम लोग को होता है हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। यार तुम लोगों को आना पड़ा, मुझे अजीब सा लग रहा है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब कि मैं खुद जाके ले लूँगी। गौहर ने बहुत अच्छा पानी दिया था मुझे यार। हाँ, कहाँ से? अच्छा अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। तो बेसिकली जो होम मैनेजमेंट में पेरेंट्स जो फेस कर रहे होते हैं वो ये फेस कर रहे होते हैं कि भाई इनकम जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इस लिमिटेड इनकम को बहुत सारी जगहों पे एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी भाई बच्चों की एजुकेशन भी है, हेल्थ पे भी लगाना है, ठीक है, इंटरटेनमेंट पे भी जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ लगाना होता है, ठीक है, फूड पे, ग्रॉसरी पे यानी आप लगा रहे होते हैं, कपड़ों पे आप लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेट्स हैं जिस पे आप एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जितना मर्जी चाहे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एक कंस्ट्रेन है जो हर कोई फेस कर रहा है, एक हद तक हर कोई फेस कर रहा है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो मिलियनेयर और बिलियनेयर है, तो अगर वो इनकम का कंस्ट्रेन इतना ज़्यादा फेस नहीं कर रहा तो किसी और रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन फेस कर रहा है। उसके बाद टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है वो हर बंदा फेस कर रहा है, हर इकोनॉमी फेस कर रही है। तो ये एक होम मैनेजमेंट जो है ना, उसमें हमारे पेरेंट्स एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं कि वो देखते हैं कि भाई
इस इनकम को कहाँ एलोकेट करना है। सम टाइम भाई हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भाई इस दफ़ा जो है ना ये काम नहीं करेंगे, इस काम पे लगाना भी ज़रूरी नहीं है, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी आपने जो है वो मैनेज करना है, ठीक है ना, अपने ऑल्टरनेट्स को मैनेज करना है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ अभी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, आपको प्रेफरेंसेस सेट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम होम मैनेजमेंट से, ये तो एक नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, माइक्रो लेवल पे आ गया, अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखें तो हमारी इकोनॉमिक्स कंट्री लेवल पे मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी की मैनेजमेंट की बात करें, स्टेट मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारी पूरी इकोनॉमी को कौन मैनेज कर रहा होता है? गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है, ठीक है ना। और अगर आप गौर करें तो यही सेम प्रॉब्लम हमारी स्टेट भी फेस करती है, हमारी गवर्नमेंट भी फेस करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, जबकि उन फंड्स के जो एलोकेट करने के जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो अनलिमिटेड हैं। यानी भाई आप एजुकेशन सेक्टर पे भी लगा सकते हैं, आप हेल्थ सेक्टर पे भी लगा सकते हैं, आप डिफेंस पे भी लगा सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज हैं जिन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ पे नहीं लगा सकते, जितना मर्जी चाहे नहीं लगा सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपनी जो नेशनल इनकम है उसका कितना पार्ट एजुकेशन पे लगाना है। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है रीजनल, अगर कंट्रीज़ में देखें, साउथ एशिया रीजन में देखें, तो ऐसा कंट्री है जो एजुकेशन पे सबसे मिनिमम लगा रहा है, लेस देन 2% जीडीपी का, या चलो जीडीपी अभी आपके लिए टर्म हो सकता है, अभी आप इससे इतना फेमिलियर नहीं हो, आप यूँ समझ लो कि जो इकोनॉमी की नेशनल इनकम है, टोटल इनकम, उसका जो है वो लेस देन 2% एजुकेशन सेक्टर पे लग रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको हेल्थ पे भी लगाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाना है, आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जुडिशरी सिस्टम, आपके इन सब चीज़ों पे भी लगाना है, डिफेंस पे भी लगाना है, आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आप हर किसी पे एक जितना नहीं लगा सकते। तो किसी पे आप ज़्यादा लगा रहे होते हो क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस सेट करी हुई, जैसे आपके पेरेंट्स ने प्रेफरेंस सेट करी हुई कि भाई फूड पे इतना तो खर्च होगा, ठीक है ना, फला चीज़ पे इतना तो स्पेंड करना ही करना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हर इकोनॉमी ने अपनी प्रेफरेंसेस सेट करी हुई हैं कि भाई पाकिस्तान जैसे डिफेंस पे लगा रहा होता है, कुछ कंट्रीज़ डिफेंस पे ज़्यादा लगाती हैं, कुछ कंट्रीज सोशल सेक्टर्स पे, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे ज़्यादा लगा रही होती हैं। तो कंट्रीज़ अपनी जो है ना वो क्या प्रेफरेंसेस सेट करती हैं। तो अगर हम इकनॉमिक्स से हमने जो एक बात सीखी इस टर्म से, वो ये समझिए कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट निकला क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस कर रहा है, चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात करें या चाहे हम गवर्नमेंट की, पूरी इकोनॉमी की, पूरी दुनिया की बात करें, हर कोई एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो है स्कार्सिटी। नाउ व्हाट इज स्कार्सिटी? कुछ इसको स्केर्सिटी भी कहते हैं, कुछ स्कार्सिटी भी कहते हैं। द होल इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस टर्म स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड, समथिंग विच इज़ लिमिटेड, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको कैसे एलोकेट करना चाहिए, कहाँ लगाना। एलोकेट मीन्स आप कहाँ लगाएं जिससे उन रिसोर्सेज से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। भाई टाइम आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर आप टाइम को खेलने कूदने में लगा देंगे, ठीक है ना, तो आप टाइम को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने टाइम को ऐसी जगह एलोकेट करना है जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। जैसे आप इस वक्त क्लास ले रहे हैं, आपने अपने माइंड में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा ना कि इस क्लास को लेने की कॉस्ट क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। देन आपने डिसाइड करा कि मैंने अपने इस टाइम को क्लास लेने में लगाना है, हालांकि आप इस टाइम बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते थे, ठीक है ना। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाता है वो ये सिखाता है कि हाउ टू बी एफिशिएंट या हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली।
आप यूज़ की टर्म यूज़ कर लो या ज़्यादा इकोनॉमिक्स की उसमें लिखो तो हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। it gives us knowledge about the whole economy. पूरी इकोनॉमी के बारे में, उसके उनके इश्यूज़ के बारे में आपको पता चलता है। यानी जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ के तो आपका कंप्लीट होगा तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाओगे। यानी आप यूँ समझ लो कि आप जहाँ रहते हो, अगर आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने इतना टैरिफ, जैसे आजकल एक बड़ी जो है वो हॉट न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टैरिफ वॉर चल रही है, शायद आप लोगों ने सुना हो कि पहले अमेरिका ने इतने % टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये व्हाट इज़ टैरिफ, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी एक बात है जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आने लग जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लगाती है, स्टेट बैंक का क्या काम है, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक आम इंडिविजुअल पे, एक बिजनेसमैन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, पॉलिसीज़ को देखते हुए हम किस तरीके से जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, पोवर्टी लेवल को कैसे सही किया जा सकता है, यानी गुर्बत जिसे हम कह रहे होते हैं। हमारी इकॉनमी में अगर इन्फ्लेशन है वो क्यों होती है, क्या रीज़न्स हैं, कैसे उनको उसको करेक्ट किया जा सकता है। हमारी इकॉनमी का जो एक्सचेंज रेट है रुपी डॉलर, जो एक अगेन एक अनदर इशू है कि भाई मुसलसल हमारी करेंसी डीवैल्यू होती रहती है, क्यों डीवैल्यू होती है, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करोगे। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे दूं कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि सब्जेक्ट की जो मेन जिस प्रॉब्लम की वजह से ये सब्जेक्ट जो है वो आप समझ लो बना, वो स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है। और स्कार्सिटी का प्रॉब्लम कैसे हमें सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करके। ठीक है ना, कि कैसे डिसीजन लें कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस पे आ जाते हैं। ये सारी बातें डायरेक्टली आपको बुक में नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब अगर हम कोर्स पे आएँ तो आपकी बुक में कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई, जैसे मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा नो हाउ दी, वैसे 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। और जिनमें सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से हर कोई जो है ना वो आप कह लें कि उस हर किसी को उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नोन एज फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से हमें मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि जो सब्जेक्ट का आगाज़ हुआ वो इन्हीं से हुआ। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स किसी न किसी फॉर्म में पढ़ी तो जाती थी, लेकिन कभी साइकोलॉजी के साथ मिक्स करके, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर भी हम देख रहे होते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस के साथ, कभी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिक्स करके पढ़ा जाता था। इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि इन्होंने इस सब्जेक्ट को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई इसकी अब ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसी वजह से हम इनको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट में, बहुत थ्योरीज हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। ठीक है, क्लासिकल स्कूल से क्या मुराद है तलहा, क्या बताया था मैंने? हाँ जी उमर, क्लासिकल स्कूल या बाकी अगर किसी को कोई आइडिया, ये कोई स्कूल का नाम है जिस स्कूल से वो पढ़े हैं, या ये कुछ और है? अच्छा जी, आपने स्कूल ऑफ थॉट्स का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्कूल ऑफ थॉट्स उर्दू में अगर हम उसको बोलें तो डिफरेंट नज़रियात को कहा जाता है। ठीक है ना, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स यानी डिफरेंट नज़रियात। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी ना बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट तरह की थ्योरीज़ हैं। जैसे साइंस में तो आपने देखा होगा ना कि एक के बाद एक रिसर्च आती है
और जब कोई न्यू रिसर्च होती है तो वो पुरानी रिसर्च को जो है ना वो ख़त्म कर देती है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में जब कोई न्यू थ्योरी आती है तो वो सब्जेक्ट में एडिशन करती है, पुरानी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है ना। कैसे? इस तरीके से कि इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी है ना उसमें सिचुएशंस हमेशा एक तरह की नहीं रहती। तो एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं है। यानी हम बोलें कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बेरोज़गारी को। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है उसका सिर्फ कोई एक ही सोल्यूशन नहीं है, उसके मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, ठीक है। और किस वक्त कौन सा सोल्यूशन काम करेगा ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। यानी आपने इकोनॉमी के हालात को देखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मैं इसकी मिसाल हमेशा से देती हूँ कि इसकी एक आसान तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी एक जगह जाना चाहते हो तो उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आपको अगर नर्सरी से गुलशन जाना है तो देयर आर मैनी वेज जिनसे आप गुलशन जा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक बंदा कोई दूसरा रास्ता बता रहा है, दूसरा बंदा कोई दूसरा रास्ता बता रहा है, तो आप ये नहीं बोलो कि भाई ये सही है तुम गलत हो, ठीक है ना। तो आपको 4-5 रास्ते बताए जा सकते हैं गुलशन पहुंचने के। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा रूट यूज़ करना है। अगर आप गूगल मैप खोलते हो तो वो भी आपको बहुत सारे रास्ते बताएगा, लेकिन वो बोलेगा बेस्ट रूट इस वक्त ये है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक और ये सब चीज़ों को देखते हुए ये बेस्ट रूट है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने डिफरेंट चीज़ें बताई, डिफरेंट थ्योरीज़ बताई। कोई भी थ्योरी गलत नहीं थी किसी तरीके से। थ्योरीज़ डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में काम कर रही थी। कुछ थ्योरीज़ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फेल हो गई, कुछ थ्योरीज़ ने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत अच्छा वर्क करा, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर हमें डिफरेंट बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक कोर्स है हमारा। इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि एडम स्मिथ किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल टर्म जो है ना वो आप इसको आप कह दो कि तरीके से ट्रेडिशनल थॉट्स, जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट जो आपके थॉट था वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था। उसके बाद असल में हुआ क्या कि ये जो एडम स्मिथ थे, एक तरीके से जो प्रॉपर इन्होंने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया वो 1776 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। 1776 के बाद 1936 में एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, और उनके थॉट्स को और उनके फॉलोअर्स को कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। कीनीजियन थॉट्स या कीनीजियन स्कूल। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझसे पहले जितने भी थॉट्स थे वो क्या थे? क्लासिकल, ट्रेडिशनल। यानी ये कीनीजियन थे जिन्होंने क्लासिकल नाम दिया। तो कीनीजियन से पहले मैं आपको, वालेकुम अस्सलाम, कीनीजियन से पहले आपके जितने भी जो थॉट्स थे उनको हमने थोड़ा सा क्या किया? क्लासिकल का नाम दिया, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो हमने क्या किया? किसी को बोल दिया नेओ क्लासिकल, किसी को बोल दिया। ये जस्ट एक थोड़ा सा आप कह लो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन भी बताना, तब इसमें आप परेशान नहीं हो जाओ कि लत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, ये कोई आपको याद नहीं करना, ठीक है। किसी को आपने नाम दे दिया न्यू क्लासिकल स्कूल। अच्छा, इसका क्या मुराद है? यानी इनके जो थॉट्स थे वो बहुत हद तक मिलते जुलते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपने क्लासिफिकेशन कर दी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, देन आपके पास कीनीजियन आ गया और अभी भी बहुत सारे मॉनेटरिस्ट वगैरह, ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट से मतलब समझ में आए डिफरेंट नज़रियात, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? क्लासिकल स्कूल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। बुक का नाम तो काफ़ी बड़ा सा था, लेकिन बुक जो है वो पॉपुलरली जो जिस नाम से फेमस है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये 1776 में लिखी गई। अच्छा, अब आप बुक के नाम पे थोड़ा फोकस करें, वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी बुक में क्या होगा? बुक में ये मेंशन होगा कि अगर कोई नेशन है उसको वेल्दियर बनना है, ग्रो करना है, पावरफुल नेशन बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेशन भी वेल्थ से ही एसोसिएट कर रही है। यानी एडम स्मिथ की डेफिनेशन सबसे जो है ना आपकी शॉर्ट सी जो है ना वो डेफिनेशन है। एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ।
या इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ। एट फर्स्ट जब हम इसको पढ़ते हैं तो है तो छोटी सी, लेकिन वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये वो वाली बात है। मतलब इसकी एक इन डेप्थ बात है पूरी, जिसको उन्होंने एक शॉर्ट साइंस ऑफ वेल्थ के नाम दे दिया। अब साइंस ऑफ वेल्थ से हमारी क्या मुराद है? अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई वेल्थ तो पैसा है बस, जहाँ वेल्थ आ गया वहाँ आ गए पैसे, मनी, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक बात थी वो ये कि भाई अगर आप पुराने ज़माने की बात करो तो ये जो मनी की एग्जिस्टेंस थी ये हमेशा से तो नहीं है। हमेशा से ये 100 रुपये 1000 रुपये चलते आ रहे हैं, पेपर करेंसी चलती आ रही है नहीं। एक ज़माना था जिसमें गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड और सिल्वर के थ्रू एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है ना। तो बेसिकली वेल्थ से मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझें। एडम स्मिथ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ से मुराद है गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ? देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू रखती हो और जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके उसको हम वेल्थ कहते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसा वेल्थ हो। यानी बार्टर सिस्टम का नाम सुना है भाई? तभी मुझे अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट सामने हो ना तो सामने से आप सवाल पूछ सकते हैं। बार्टर सिस्टम का कितने स्टूडेंट्स ने नाम सुना है? मानू? नो? हाँ जी, किसी ने नहीं सुना? किसी को नहीं पता बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? गुड्स एक्सचेंज विद अदर गुड्स, यानी अगर हमारे दरमियान पैसे की कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इफ़ यू आर अ फार्मर और मैं जो है वो फ़िशिंग करती हूँ, ठीक है ना। अब हम अपनी चीज़ें एक्सचेंज करेंगे। मैं आपसे आऊँगी, मैं आपसे बोलूँगी भाई आप वेजिटेबल्स दे दें, मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, और आप बोलेंगे कि भाई आप मुझे फ़िशेस दे दें। तो मैं आपसे वेजिटेबल्स लूँगी और बदले में आप मुझसे फ़िशेस लेंगे। तो हमारे दरमियान कोई मनी की एक्सचेंज नहीं हुआ, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। या मैं जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, मैं ये सर्विस देती हूँ, आपने मुझसे कोई मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदा, आपने बोला आप बदले में मुझे लेक्चर दे दें, ठीक है ना। ये भी एक्सचेंज है, गुड्स टू सर्विस का एक्सचेंज है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई पैसा नहीं है लेकिन कोई वैल्यू एक्सचेंज हो रही है ना। तो जो एडम स्मिथ का वेल्थ से मुराद थी वो कोई पैसा नहीं मुराद थी, वो थी गुड्स एंड सर्विसेज। और बेसिकली एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन को 4 पिलर्स पे बेस करा। एडम स्मिथ ने बोला कि अगर कोई भी इकोनॉमी वेल्दियर बनना चाहती है, पावरफुल नेशन बनना चाहती है, रूल करना चाहती है, तो उसको इन 4 पिलर्स पे फोकस करना होगा। डेफिनेशन अब बहुत छोटी है साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन इलेबरेट अगर हम उसको करें तो उसके 4 पिलर्स निकलते हैं। क्या उन्होंने बोला? सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इस पे हम सेपरेटली सब पे बात करेंगे अभी। नंबर 2 बात आ जाती है आपकी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नंबर 4 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये 4 पिलर्स हैं। इनका मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। अब जो खाली मतलब पैसों से ले रहा है, अब उसको समझ में आएगा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ तो ये एक अजीब सी बात हो गई, पैसे का प्रोड्यूस होना। लेकिन जिसको पता है कि वेल्थ से मुराद यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब मैं इसको आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताती हूँ तो आप ये चारों पिलर्स आपको समझ में आ जाएंगे कि क्यों किसी भी इकोनॉमी के ये 4 पिलर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है। मैं इसको एक बिल्कुल माइक्रो लेवल पे समझाती हूँ कि अगर आप ये सोचें कि आपकी सिटी में या आपके एरिया में
कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई फैक्ट्री लगती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, एक चीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, ठीक है, वो गारमेंट्स फैक्ट्री है या किसी भी और चीज़ की फैक्ट्री है, तो उससे क्या हुआ कि भाई कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वेल्थ की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है ना, किसी भी गुड्स की एंड सर्विसेज की। फिर क्या हुआ, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो सारे एक्सचेंज होती है लोगों में, ज़ाहिर है प्रोड्यूस होगी तो जिसको ज़रूरत होगी वो आपस में ख़रीदो फरोख्त होगी उसकी, ठीक है ना, एक्सचेंज होगा वेल्थ का, तो जिसकी जो बॉन्ड सेटिस्फाई होंगी, भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैं जो है मैं फ़िशिंग करती थी, मैं फार्मिंग नहीं करती, तब मुझे सब्जियां तो चाहिए ना, तो हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे ना, हम दोनों की बॉन्ड सेटिस्फाई होंगी, हम दोनों की ज़रूरियात पूरी होंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उससे लोगों की जो है वो बॉन्ड्स पूरी होती हैं, नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है ना, तो एक्सचेंज होती है वेल्थ की। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब वो फैक्ट्री लगी तो उस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है ना, उस फैक्ट्री में चीज़ें फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें वर्कर्स भी हैं, कैपिटल भी यूज़ हो रहा है, लैंड भी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो जिस लैंड पे वो फैक्ट्री बनी हुई है, अगर उसका कोई ओनर है तो ज़रा आप उसको रेंट दे रहे होगे, यानी जैसे एसटीटी की जो जगह है ये रेंट पर है, ठीक है, ओनर रेंट दे रहा है, ठीक है, जब आप रेंट दे रहे हो उसका मतलब है किसी को इनकम मिल रही है ना, इस एक्टिविटी से किसी के पास इनकम पहुंच रही है। फिर हम जो स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ, टीचर्स हो गए या नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, इनकी सैलरीज हैं। यानी जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसके नतीजे में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स यूज़ हुए हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। और हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने फैक्टर्स चाहिए होते हैं, शुक्र है ये याद है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्या हैं ये, लैंड, अच्छा ये मुझे एक सेकेंड यहाँ मत लिखिएगा, ये प्रोडक्शन के अंदर लिखना है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, which are लैंड, यानी सबसे पहले तो आपको जगह चाहिए, ठीक है, जहाँ आप प्रोड्यूस करो या सर्विस दे रहे हो आप। सेकेंड, लेबर चाहिए आपको, स्किल्ड और आपका अनस्किल्ड लेबर। कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल इकोनॉमिक्स में पैसे को नहीं कहा जाता, इकोनॉमिक्स में कैपिटल कहा जाता है ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू आप दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि इस वक्त की लैपटॉप मेरा कैपिटल है क्योंकि इसके थ्रू मैं सर्विस दे रही हूँ, ठीक है ना, तो आपको कैपिटल चाहिए, यानी आपको इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीन्स, ये सब चीज़ें चाहिए टू प्रोड्यूस समथिंग और टू प्रोवाइड सर्विस। फोर्थ, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर, यानी कोई एक बंदा होगा जो डिसाइड करेगा, जो रिस्क लेगा कि मैंने ये वेंचर चलाना है, एसटीटी को चलाना एक डिसीजन था ना किसी का कि भाई हम एसटीटी जो है ना एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं सीए का, ठीक है, हमारे ये मोटिव्स होंगे, ठीक है ना, तो एक रिस्क लिया गया और जो एंटरप्रेन्योर था उसने लैंड ली, लेबर जो हैं उनको जमा करा, कैपिटल लिया और फिर जो है ना वो एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं और जब ये 4 फैक्टर्स आप यूज़ करते हो तो फिर इनको रिवॉर्ड भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में मिलता है, लैंड ओनर को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी। अच्छा, कैपिटल का रिवॉर्ड कहा जाता है इंटरेस्ट, ये मैं आगे डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी कि कैसे। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। तो जब आपकी उस एरिया में कोई एक फैक्ट्री भी लगी तो उससे आपके एरिया पे क्या हुआ, कोई चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हुई, चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त हुई, ठीक है ना, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा कि भाई जितना ज़्यादा आप चीज़ों की आप कंज्यूम करोगे, ठीक है, फिर लोगों के पास इनकम आई, लोगों के पास पैसे आए क्योंकि उस फैक्ट्री में के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है।
और जब लोगों के पास इनकम आती है तो लोग क्या करते हैं, उस इनकम को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं चीज़ों की, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो सी के कोई एक फैक्ट्री लगने से भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और ये सब चीज़ें लिंक हैं। अब आप इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दें कि आपके एरिया में कोई आप या आपके सिटी में आप कुछ भी कह लें कि कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो आप देखिए सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जब कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही तो ज़ाहिर है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जानी है, लेबर अनएम्प्लॉय हो जाना है, आप फैक्ट्री से यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर लोगों की इनकम कम हो जाएगी। एक बंदा जो बेरोज़गार हो गया है, ज़ाहिर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रही, वो कंजम्पशन नहीं कर सकता, और फिर ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाएगा तो ज़ाहिर है जब आप खर्च नहीं करोगे तो आगे वाले की इनकम कैसे बनेगी। अक्सर होता है ना मार्केट में लोग कह रहे होते हैं कि यार ग्राहक ही नहीं है। अब जब कोई ख़रीदार ही नहीं है तो ज़ाहिर है आपके पास इनकम कैसे आनी है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, ठीक है ना। तो एक पूरा आपका नेगेटिव साइकिल जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर किसी इकोनॉमी को वेल्थी होना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे किस पे फोकस करना होगा, प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी के एक्सपेंसेस, इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फर्म्स मज़ीद प्रोडक्शन करती हैं, मज़ीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इकोनॉमी बहुत पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने कहा कि भाई जो इकोनॉमिक्स है वो इन 4 पिलर्स पे बेस करती है। और पुराने ज़माने में अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल थाट्स थे उसमें ये खैर अभी भी ये थाट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे भाई सुपर पावर की एक वो है ना कि भाई अमेरिका हम कहते हैं सुपर पावर है, ठीक है, और ये जंग होती है कि भाई फलां सुपर पावर है, कि रशिया भी एक है, और मतलब हर कंट्री क्या चाह रहा है, अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखना, और उसके लिए उसको कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ना। तो ये जंग तो बहुत पहले से ही चलती चली आ रही है। तो एडम स्मिथ ने भी आप देखो कि किस पे फोकस, उसकी बुक का नाम भी क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि उस टाइम पे से भी कंट्रीज़ का यही था कि हमें वेल्दियर कैसे होना है, हम दूसरी कंट्रीज़ पे रूल कैसे कर सकते हैं, पावरफुल कैसे हो सकते हैं बाकी कंट्रीज़ से। तो उनके लिए जो है ना वो इकोनॉमिस्ट डिफरेंट जो है ना वो आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे कि भाई कैसे जो है आप अपनी कंट्री को जो है वो पावरफुल वेल्दियर बना सकते हैं। तो ये एक एडम स्मिथ का व्यू था। लेकिन अगेन एडम स्मिथ के इस व्यू को जो है कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया गया, उनको कहा गया कि भाई आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो बहुत ज़्यादा वेल्थ सेंटर्ड है, बहुत वेल्थ सेंटर्ड है, यानी सिर्फ एक बहुत आपने ना सब्जेक्ट को की डेफिनेशन को बहुत नैरो कर दिया कि बस वो वेल्थ के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है ना, बहुत नैरो सब्जेक्ट हो गया। और अगर आप इस बात पर गौर करें तो हमने तो एडम स्मिथ की पूरी बुक नहीं पढ़ी ना, नाम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। एडम स्मिथ के कुछ व्यूज़ अभी आगे भी हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी। लेकिन अगर आप खाली वेल्थ पे ही फोकस करें, अगर आप हम स्टूडेंट्स को एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो कि वेल्थ के बारे में बहुत फोकस है, तो उससे कुछ नेगेटिव भी तो थॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगे ना। यानी अगर आप वेल्थ के बारे में बात करते रहेंगे और आप हर किसी को एक तरीके से, एडम स्मिथ बोलते थे कि सेल्फ इंटरेस्ट मैकेनिज्म पे इकोनॉमी चलती है, यानी हर कोई अगर अपने अच्छे के लिए सोचेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इससे कुछ बुराइयां भी होती हैं, जैसे कि आप अगर एक बंदा वेल्थ जनरेट करना चाहता है लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेपन बना रहा है, ठीक है, या कोई जिसको हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं, सिगरेट हो गई जिसमें अल्कोहल हो गई, इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये क्या है, वेल्थ तो जनरेट करके दे देंगी लेकिन वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है इकोनॉमी की। तो बेसिकली एडम स्मिथ के इस व्यू को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो बस वेल्थ के अराउंड ही घूम रहा है और उससे इकोनॉमी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। एडम स्मिथ के बाद एक दूसरे इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने ये देख चुके थे कि भाई एडम स्मिथ के साथ क्या हुआ है।
तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा जो है वो वेल्थ से हटाया। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और आप देख रहे हैं कि क्योंकि थोड़े से थॉट्स डिफरेंट हैं तो हैं तो ट्रेडिशनल थॉट्स ही, बट उनके साथ एक न्यू क्लासिकल का वो लग गया कि भाई न्यू क्लासिकल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जब आप इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात जो इनकी डेफिनेशन की अच्छी बात है, ये पहले थे जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक्स में इंसान के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यानी इन्होंने सबसे पहले तो वेल्थ पे फोकस हटाया। उन्होंने बोला भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मैन काइंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल जो आप डेली बेसिस पर डिसीजंस ले रहे होते हो, जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी आप कह लो कि कोई ह्यूमन बिहेवियर आ गया इसमें कि इंसान किस तरीके से मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। थोड़ा सा मैं कहूँगी 2 मिनट दें इस डेफिनेशन को, पहले ख़ुद से रीड करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा उसका मैं मीनिंग बता दूँ, थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें तो। बस ये हमारी लास्ट डेफिनेशन होगी आज की, और फिर मैं आखिर में कुछ 1-2 बातें करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अभी जो है वो आप लोग क्लास लेफ़्ट मत करिएगा। देखिए, अगर हम बोलते हैं ना कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो फिर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप फ़ौरन से देखोगे जैसे ही पहली लाइन में ये बात की गई, आगे कहा कि इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी हम कोई इंसान की कंप्लीट साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे तो, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे कि इंसान का बिहेवियर किस एस्पेक्ट से, कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जो किससे कनेक्ट करता है कि विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स। मटेरियल रिक्विजिट्स किसे कहते हैं, आप गुड्स कह लो, टेंजिबल चीज़ें जो होती हैं आपकी, कि इंसान किस तरीके से चीज़ों को हासिल करता है और उनको यूज़ करता है अपनी वेलफेयर के लिए। जैसे कि मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, इस वक्त मैंने वॉच पहनी हुई है, ठीक है, ये एक टेंजिबल चीज़ है, इससे मुझे कोई मेरी वेलबींग में इजाफा हो रहा है ना, यानी मुझे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन, कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है ना जब भी मैंने इस वक्त ये पहनी हुई है। यानी जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तो उससे आपकी वेलबींग बढ़ती है। तो बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि एक इंसान किस तरीके से चीज़ों को अपनी पूरी ज़िंदगी में चीज़ों को अटेन करता है और इन चीज़ों को यूज़ करता है अपनी वेलबींग के लिए। अच्छा, अब डिफरेंस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बस क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि एडम स्मिथ और इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या आया। एडम स्मिथ ने बस ये कहा था कि हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं वेल्थ के लिए, बस। मार्शल ने बोला हम वेल्थ को स्टडी करते हैं कि वेल्थ को यूज़ कैसे करना है, यानी फॉर द सेक ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ रहे हम कि वेल्थ हासिल कैसे करनी है, उस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है। देखिए, ज़रा सी चीज़ से पूरा मतलब बदल गया, वेल्थ सेंटर्ड नहीं रही, वो वेलफेयर सेंटर्ड बन गई डेफिनेशन, कि मेन फोकस किस पे, वेलफेयर पर है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वो इंडिविजुअल्स पढ़ रहे हैं जो इकॉनमी की वेलफेयर में इजाफा लेकर आना चाहते हैं, जो इकनॉमी की जो हालात हैं, जैसे हम देखते हैं ना अभी फ़लाँ चीज़ सही नहीं हो रही है, फ़लाँ चीज़, लोगों की वेलफेयर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही होती हैं हमारी कि भाई ये काम करें तो लोगों के वेलफेयर बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे लोगों को फ़ायदा होगा, फलाह बहबूद के काम, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप सिर्फ कहते हो कि वेल्थ को हासिल करना है वेल्थ के लिए, तो इससे बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आपकी क्रिएट हो सकती है। पर अगर आप बात कर रहे हो कि वेल्थ को अटेन तो करना है, असल फोकस किस पे, वेल्थ को यूज़ कैसे करें,
पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ करें ताकि लोगों की वेलफेयर बढ़े, इकोनॉमी की वेलफेयर बढ़े, तो इससे नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस आया वो पहला तो डिफरेंस ये कि भाई जो स्मिथ ने बात नहीं करी थी, स्मिथ ने ये नहीं कहा था कि भाई इसमें हम इंसान के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मेनली जो फोकस है वो हमारा मैन काइंड है। दूसरी बात, एडम स्मिथ ने प्योर वेल्थ पे फोकस करा था, मार्शल ने अपना ये फोकस किस पे शिफ्ट करा, वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा, ठीक है ना। तो एक तीसरे इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन रह गई, इंशाल्लाह हम अगर होपफुली हमारी कल क्लास हुई, जब भी हुई नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाती है इकोनॉमिक्स की। अच्छा, मैं बस अपनी क्लास को जो एंड करूँगी वो कुछ एक दो बातों से कोशिश करें कि जिन जो भी क्लास लें, क्योंकि ये तो डेमो लेक्चर्स हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लेने हैं वो क्विकली लें, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई पढ़ना है, रजिस्टर्ड हो और क्लासेस मिस ना करें, ये मेरा आप सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक इंटरलिंक्ड होता है। अगर आप एक क्लास मिस करेंगे तो सेकंड क्लास में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इन केस अगर कोई बहुत सीरियस इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसी जब आप नहीं क्लास अटेंड कर पाते, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है ना, ताकि उससे क्या होगा कि फिर आपको क्लास में आप आओगे तो आप ऐसे नहीं बैठे होगे कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर क्लास में अभी तो वैसे भी स्टार्ट है, न्यू टर्म्स आ रही हैं, तो अगर आप एक क्लास आप मिस करोगे तो सेकंड क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बस ये कुछ चीज़ों पे फोकस करिएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट कर सकूँ करूँ, लेकिन ऑब्वियसली घर में आप हैं और आप हैं, आप ही हैं ना, आपको खुद अब पढ़ना है ना, घर आके मैं डंडा लेके तो नहीं खड़ी हो सकती आपके सर पे कि पढ़ें, तो आपने अपने आप को मोटिवेशन खुद ही देनी है कि भाई जी आज की क्लास की मेरे ख्याल में विद इन 1 and 2 आवर आपका जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी आज की क्लास, लेकिन ये स्टार्टिंग की बस आई थिंक 4 to 5 क्लासेस होंगी जो यूट्यूब पे अपलोड होंगी, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड होंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है रजिस्टर्ड होने वाला है इसको क्विकली पूरा कर लीजिएगा, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को ना, कि जब यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगी तो फिर रिकॉर्डिंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में, ठीक है जी। जी पासिंग रेट यार, हाँ तलहा, अच्छा तलहा को मैं बाद में, मैं तलहा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तलहा हमारे मार्च बैच की हैं, राइट, लेकिन तलहा का असल में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसकी वजह से तलहा का अटैम्प्ट नहीं बन रहा था मार्च में ना, तो तलहा जो है वो आई थिंक जून में दोगी तलहा या जुलाई, अच्छा अच्छा वो है, तो आपका कब बन रहा है फिर? जुलाई में तो नहीं बनेगा ना, फिर तो अगस्त में बनेगा ना, एक महीने। अच्छा अच्छा, तो तलहा की क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, तलहा के अलावा जिन्होंने भी दिया, सबके क्लियर है, ठीक है। और क्योंकि आप शायद मुझे पर्सनली जानती नहीं हो ना, तो जो स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं ना कि भाई किसी रेफरेंस से आ रहते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पासिंग रेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बस मैं आप हमेशा कहती हूँ कि भाई आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है, आपने क्विज़ेस प्रॉपर देने हैं। अगर आप क्विज़ नहीं दे रहे, क्लासेस नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली वही वाली बात ना कि मैं घर आके डंडा लेकर नहीं खड़ी हो सकती, ये कुछ काम तो आप लोगों ने खुद से करना है ना। लेकिन अगर आप सारे क्विज़ेस देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि इकनॉमिक्स पीस ऑफ केक है आपके लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लाइट नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब अकाउंटिंग एकदम से स्टार्ट होती है और QMT वगैरह स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकाउंटिंग QMT में लगाना शुरू कर देते हैं, और इकनॉमिक्स, अच्छा ये तो थ्योरी है, कर ही लेंगे करके उसको आपने डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ टाइम एलोकेट करना है कि मैंने इकनॉमिक्स को देना है। और जब भी कोई आपकी नेक्स्ट क्लास हो, उससे पहले आप प्रीवियस क्लास का रिवाइज करके आएँ, यह आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप रिवीजन लाजमी करें, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए, अगर आप रिवीजन करते हुए कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में, तो आप टाइम टू टाइम अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते रहें। अगर ये कन्फ्यूजन्स आपने पाइल अप होने दी,
तो वो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ही आसान है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बस कोशिश करें, बस आप पढ़ें, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मुझे पता है कि पेपर कैसे क्लियर होना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ना है, बस इतना कर लेना है, बाकी काम मेरे ऊपर है, ठीक है जी। किसी और को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना, कोई और कन्फ्यूजन तो नहीं है, अदरवाइज़ बस हम आज की क्लास एंड करते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि वो स्टूडेंट जो कराची में ही हैं, कोशिश करें कि यार कैंपस आ जाओ, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।